नमस्कार, आप देख रहे हैं बात इंडिया की। मैं हूं प्रवीण तिवारी। 2027 में सत्ता का संग्राम जो होने वाला है वो बहुत दूर नहीं है। अब देखते ही देखते समय बड़ी तेजी से गुजर गया। सबसे बड़े सियासी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी हैट्रिक मारने की तैयारी कर रही है। तो अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के तहत सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में पहले तो माफिया को हड़काते हुए अखिलेश पर निशाना साधा, फिर अखिलेश के ही पीडीए को काटने के लिए बीजेपी की 4 जातियां बताई। महिला, युवा, इन चारों के सहारे सीएम योगी ने 27 चुनाव का पांसा फेंक दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 27 में उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर कौन बैठेगा। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यही बातें हैं। अभी हाल के दिनों में कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं जिसको समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल कानून व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए उसको लेकर सड़कों पर उतरे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस दांव को समझ लिया है जो बंगाल में चला। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव से पहले ही चुनाव की तस्वीर उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करें। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए तो दूसरी तरफ बीजेपी के मिशन में महिला, युवा, किसान, गरीब, ये 27 के समीकरणों के मुख्य केंद्र हैं। मऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा चुनावी फॉर्मूला दिया जिसे अखिलेश के पीडीए की काट कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के मिशन में सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, गरीब। यानी बीजेपी अब हिंदुत्व के साथ साथ सीधे उन वर्गों पर फोकस कर रही है जो चुनाव में सबसे बड़े वोट बैंक हैं। हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं। एक जाति गरीब की, एक युवा की, एक नारी की और एक अन्नदाता किसान की। भले ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मिशन में महिला, युवा, किसान, गरीब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी पीडीए के कार्ड के साथ योगी सरकार को जातियों के फेरे में फांसने की कोशिश करते रहते हैं। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, अब कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप में हिंदुओं को धमका नहीं सकता। बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का इंतजार अब सिर्फ यमराज करते हैं। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। बीजेपी अच्छी तरह जानती है यूपी में बुलडोजर और माफिया पर कार्रवाई वाली छवि आज भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। योगी ने सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं की, उन्होंने हिंदू त्योहारों का मुद्दा भी उठाया। सीएम ने कहा, हिंदू त्योहारों में विघ्न डालने वालों की दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद यह तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यानी मुकाबला अब सिर्फ जातियों का नहीं बल्कि भावनाओं, सुरक्षा,
योजनाओं और वर्गीय राजनीति का होने वाला है। बीजेपी अब जातीय गणित से आगे निकलकर लाभार्थी वोट बैंक को स्थायी वोटर में बदलना चाहती है, जिसे राशन मिला, उज्ज्वला मिली, घर मिला, शौचालय मिला या सुरक्षा का भरोसा मिला, उसे बीजेपी अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। और यही वजह है कि योगी बार बार गरीब, महिला और किसान की बात कर रहे हैं। यूपी के रण में अगर जातीय समीकरण देखें तो ब्राह्मण 10 से 12%, राजपूत 7 से 10%, वैश्य कायस्थ 3 से 4%, जाट 2 से 3%, यादव 10 से 11%, कुर्मी कोयरी 5 से 6%, मौर्य, कुशवाहा, सैनी 4%, केवट, कश्यप, मल्लाह, निषाद 4% और मुस्लिम 18%। प्रदेश की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ जातीय समीकरण तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, लाभार्थी मॉडल और इसी के बीच तय होगा 2027 में यूपी की सत्ता किसके हाथ जाएगी। तो क्या योगी का MYKG यानी महिला, युवा, किसान, गरीब फॉर्मूला अखिलेश के PDA पर भारी पड़ेगा? क्या यूपी में जाति से बड़ा मुद्दा अब सुरक्षा और योजनाएं बन सकती हैं? और क्या बीजेपी ने 2027 का चुनावी ब्लूप्रिंट अभी से तैयार कर लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देखिए, मोटी मोटी बातें हम सभी को समझ में आती है, थोड़ा गहराई में जाएं तो ये बात साफ है कि हर बयान पॉलिटिकल बयान होता है, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए। अब इसका असर कितना लोगों पर पड़ता है और एक्चुअली माफिया को लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, ये कुछ समझने जैसे विषय हैं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मेरी मदद करेंगे राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर सौरभ मालवीय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और संजीव कौशिक जी एक बार फिर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने कहा कि मोटे मोटे तौर पर तो हमें समझ में आता है कि ये सियासत चल रही है। राघवेंद्र जी, पहला सवाल आपसे। अभी हम एक वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत वायरल हो रहा है कि लखनऊ में किस तरीके से एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी गई और सरेआम उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे समय पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आता है कि ये अब कोई पिस्तौल नहीं लहरा पाएगा, क्या ये एक विरोधाभास है या इसके विषय में आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा सर, अनम्यूट करिएगा। देखिए प्रवीण जी, बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हम लोगों ने ईमानदारी से प्रयास किया है। हमारे प्रयास को कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बट लगाया जा सकता है। पूरा उत्तर प्रदेश उसकी तारीफ कर रहा है और दोबारा हम चुन के भी इसीलिए आए हैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त कर दिया है। हम लोगों ने अराजकता को लेकर के, गुंडागर्दी लेकर के, माफिया राज लेकर के कार्रवाई की। आज की तारीख में हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस लगभग हो भी गया है। हाँ, जैसे ही अपराध हो जाते हैं इसको लेकर के हमारी सरकार संवेदनशील है। हम लोग काम करते हैं। जैसे कोई हत्या होती है, लूट होती है या कुछ भी ऐसी घटना होती है, उसको लेकर के तुरंत FIR लिखी जाती है और उसके बाद उस पर तत्काल कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी भी होती है। अगर उनमें दबिश दी जाती है तो उनमें बहुत से लोग काल कवलित भी होते हैं, उनके पैरों में भी गोली लग जाती है, कहीं पर भी लग जाती है। उसको लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 27 पुलिस महकमे के लोग शहीद भी हुए हैं। इस विषय को लेकर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत संवेदनशील है और ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम कर रही है। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की जरा मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। मुझे याद है हजरतगंज चौराहे पे समाजवादी गुंडों ने एक CO को बोनट पे बांध करके घुमाया था। बोनट पर उसको बांध दिया था, चौराहे के चारों तरफ घुमा रहे थे। प्रवीण जी, उसकी FIR नहीं लिखी गई थी। मुझे याद है इलाहाबाद में जिस तरीके से अतीक अहमद ने एक पुलिस कांस्टेबल की खाल उतरवा ली थी, उसकी हत्या की थी, उसकी खाल उतरवा ली थी। तो उसमें दोष उसका यही था कि उसने ये कहा था आपको थाने में बुलाया है। उसके बाद पुलिस महकमे के लोगों ने दबिश दी और उनको अतीक अहमद ने गिरफ्तार कर लिया। मुलायम सिंह यादव ने फिर उसमें बीच में दखल दिया था, अतीक भाई इनको छोड़ दीजिए। वो भी समय हमने देखा जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने वो भी समय देखा है जब मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल में पक्का तालाब इसलिए बना दिया गया था उसको कोई परेशानी ना हो, ताजी मछलियां मिल सके।
मुझे वो भी समय याद है, मुख्तार अंसारी के लिए बैडमिंटन कोर्ट स्पेशल बनवाया गया था, बड़े बड़े अधिकारी बैडमिंटन खेले जाया करते थे। मुझे वो भी समय प्रवीण जी याद है जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता था आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए, स्पष्ट आतंकवादी जो बम विस्फोट के दोषी थे। भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो उसे कहते कि इनको छुड़वा करके आप उन्हें पद्मश्री दोगे। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कुर्सी से हटते हैं, कानपुर के चमनगंज चौराहे में मुस्लिम नौजवानों से कहते थे आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए अवैध हथियार रखे। देखिए हम लोग जो है कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उस क्षेत्र में बहुत सफलता हासिल की हुई है। अपराधी आज की तारीख में बिल्कुल बगले झांक रहे हैं, गले में तख्ती डाल के आप समर्पण कर रहे हैं। ये लोगों ने प्रवीण जी जो अपराधी होते थे, गुंडे होते थे, माफिया होते थे, उनके नाम सस्ते लाइसेंस बनवा दिए थे। कानपुर का विकास दुबे के नाम सस्ते लाइसेंस बना था। हम लोगों ने हजारों लाइसेंस ऐसे निरस्त कराए हुए। जी मैं आऊंगा, इसका एक सप्लीमेंट्री सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूं एक ओपनिंग कमेंट हो जाए। पूजा जी, संगठित अपराध का एक फर्क होता है जो राघवेंद्र जी ने अभी अपने शुरुआती कमेंट में क्लियर किया है, और वो संगठित अपराध और वो माफिया आपके कार्यकाल में खूब पनपा, आप लोगों के साथ में उनका साथ रहा। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप हमेशा आप पर रहता है। आप पीडीए की बात करते हैं, यानी जातियों में बांटकर आप जनता को देखते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मेरे लिए महिला, युवा, किसान, गरीब ये 4 जातियां हैं, और इसी नाते वो उतर रहे हैं। ये हम मुद्दों की बात करें, हम सबको पता है राजनीति हो रही है आपकी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी, लेकिन अगर मुद्दों के लिहाज से भी देखें तो इनके मुद्दे काफ़ी भारी पड़ते हैं आपके ऊपर, या जनता को ज़्यादा अपील करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपका विचार? प्रवीण जी आपको नमस्कार, साथी श्रोताओं को भी नमस्कार। पहली बात तो ये पीडीए तो जोड़ने की है, ये आपका नजरिया है कि आपको दिख रहा है कि ये डिफरेंशिएट कर रहा है, इसमें तो सभी को जो है इकट्ठा करने की बात की जा रही है। और दूसरी बात जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो जो है किसान उनके लिए जाती है तभी वो किसान के ऊपर में लाठीचार्ज करवाते हैं। कहते हैं महिलाएं उनके लिए जाती है तभी 69,000 भर्ती के चाहे वो 1074 की जो महिलाएं थी उनके ऊपर में लाठीचार्ज करवाया जाता है। कहते हैं छात्र उनकी जाती है, छात्र को मजबूर करते हैं कि वो कीड़े के तरीके से रेंग करके प्रोटेस्ट करे, उनके ऊपर में ऐसे पाबंद लगाए जाते हैं जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। उनको जो है पहुंचने नहीं दिया जाएगा कि चौराहे पे जाकर के प्रदर्शन कर दे, पेपर लीक का मामला निकलता चला जाएगा और वो आरओ पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। उनके ऊपर में लाठीचार्ज, बर्बरता केसेस लाद दिए जाएंगे और आज भी लादे जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिससे प्रेम दिखा रहे हैं मंच पे खड़े होकर के, उनकी हालत बहुत गंभीर कर रखी हुई है। अभी जो है माफियाओं की बात चल रही थी, तो 2 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में, 2 या 3 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि ये बताइए, 19 लोगों की लिस्ट दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PIL पे सुनवाई करते हुए प्रवीण जी, और सरकार से पूछा है कि ये 19 लोगों के पास में शस्त्र लाइसेंस कितने हैं, क्यों है, और सरकार सुरक्षा क्यों दे रही है। और इन 19 लोगों में 14 तो ठाकुर ही है, चाहे वो बृजभूषण प्रताप सिंह हो, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे वो ब्रिजेश सिंह हो। एक लंबी फेयर लिस्ट है, तो सरकार पहले उस पर जवाब दे देगी, ज्यादा बेहतर रहेगा। और जीरो टॉलरेंस के तो ये आलम है प्रवीण जी कि लखनऊ के हंसखेड़ा में महिला दरोगा की FIR दर्ज नहीं होती है, वो रो रही होती है। ये कल ही की घटना है। और तो और जो इनकी केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनका कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज होता है, हॉस्पिटल में होता है, उसकी 15 साल की बेटी को उठा ले जाने की धमकी दी जा रही होती है और उसकी FIR दर्ज नहीं हुई रहती है। यही कौशाम्बी जिले में तो प्रवीण तिवारी को जो है मजबूर कर, राम बाबू तिवारी जी को मजबूर कर दिया जाता है आत्महत्या करने पर। कस्टडी में वो आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके पोते के ऊपर में फर्जी रेप का FIR लगा रहता है और प्रधान जो लगवाया रहता है वो भाजपा से संबंधित रहता है। तो जब ये जीरो टॉलरेंस की नीति बताते हैं ना, तो ये सारे जो चीख करके आवाज बताते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम नहीं भूल सकते कि कुत्ते से हाथ मिलाया। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता हाथरस भूल गई हुई है? क्यों ना भूल गई हुई है कि वो भूल गई हुई है कि उत्तर प्रदेश के DGP झूठ बोलते हैं कि जो है लड़की के साथ में कुछ नहीं हुआ, उस पिता की कस्टडी में डेथ हो जाती है, उसके पूरे परिवार को कार एक्सीडेंट में मार दिया जाता है और उसके बाद में उस कुलदीप सिंह सेंगर को जब निकाला जाता है वो लड़की प्रोटेस्ट करती है, तो इनके मंत्री है राजभर कहते हैं कि वो उन्नाव की है, वहां पे जाकर के क्या प्रोटेस्ट कर रही है। 2 बजे रात को बेटी को जला दिया जाता है, लोगों को देखने नहीं दिया जाता है। तो ये भी जनता उत्तर प्रदेश जी, आई होप राघवेंद्र जी आपने पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, क्योंकि मैं एक एक करके आऊंगा तो आपने बिंदुवार जो बातें पूजा मिश्रा जी ने आरोप लगाए हैं वो आपने नोट किए होंगे। डॉक्टर सौरभ,
ये बात तो साफ है कि ये आए चाहे वो आए, कोई आए, अल्टीमेटली झेलना पड़ता है आम आदमी को। दूसरी बात जो मेरे मन में सवाल आता है, जो दूसरा एक पक्ष था, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि माफिया का मतलब क्या सिर्फ मुस्लिम माफिया से है? हिंदू घूम नहीं पाता था और हिंदू को, हालांकि मऊ में बोल रहे थे और मऊ में हम सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल था, तो वहाँ पर वो मौजू लगती है बात, लेकिन ओवरऑल मैसेज क्या है? क्या माफिया सिर्फ मुसलमान होता है और हिंदू ही खतरे में था, या वो माफिया जो हिंदू हैं, और क्या धर्म होता है माफिया का या किसी भी दहशतगर्द का क्या धर्म हो सकता है? लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि माफिया का धर्म बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। बिल्कुल प्रवीण जी, ये बहुत ही सही प्रश्न है आपका, लेकिन इस के जरा सा उत्तर प्रदेश के मिजाज को समझते हुए फिर हम माफिया तक आएंगे तो ठीक रहेगा। देखिए 2014 में उत्तर प्रदेश में जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए आते हैं प्रधानमंत्री, तो एक नारा चलता है और 14 में सरकार बनती है, तो न जातिवाद, न पंथवाद, न धर्मवाद, विकासवाद, ये देश के सामने एक राजनीति आती है, एक नए प्रकार की, यानी विकास के, डेवलपमेंट की राजनीति का नारा आ जाता है। और ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली सिंहासन मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये कोर टारगेट है उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहना। यहां से ही दिल्ली का भी सधेगा और उत्तर प्रदेश का भी सधेगा। तो 17, 22 और 27, 8-9 महीने बचे हैं चुनाव में उत्तर प्रदेश में। 2 बार की सरकार है उत्तर प्रदेश में। कुल मिला के देखा जाए तो जो नारा, जो स्लोगन था 14 से 17 के बीच में, वो था कि रात को, शाम को लालटेन लेके भी लोग नहीं निकल पाते थे। एक जंगल राज जैसे शब्द, यानी बिहार से जोड़ के देखा जाता था। बहुत सारी भर्ती घोटाले के बड़े बड़े आरोप थे। वो सब आरोप के बाद माफियाओं का बोलबाला तो था, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, ये तो सच है। और वो माफियाओं का आतंक भी था, बोलबाला के साथ साथ उनका बहुत जबरदस्त आतंक था। तो कहीं ना कहीं जनता ने मैंडेट दिया 17 और 22, इस बात का को तस्दीक करता है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था में परिवर्तन लाया। और इस मिजाज को, इस टेस्ट को योगी आदित्यनाथ के साथ एकदम, मुख्यमंत्री के साथ ये फिट बैठता है। अब वो फिट बैठता है तो 27 बचेगा क्यों? 27 में तो ये चलेगा ही चलेगा। मुझे लग रहा है कि बहुत माइन्यूट, यानी 24 घंटे बीजेपी जब चुनाव मोड में होती है तो बहुत गंभीरता के साथ चुनाव लड़ती है। और बनस्पति विपक्ष यहाँ पर कांग्रेस लगभग 94 के आसपास से देखें, उसके बाद 30-32 साल होने जा रहा है, कांग्रेस यहाँ है नहीं। बसपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है। तो कुल मिला के यहाँ सपा वर्सेस बीजेपी नजर है। तो सपा के हालात तो सड़क पर आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और इनको ये जो पीडीए है, ये मुझे लगता है एक कमजोरी का मंत्र है, ये जोड़ने का मंत्र नहीं है। अपने काम के आधार पर और विपक्ष का होना, जो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई विपक्ष का होना लोकतंत्र की खूबसूरती है, उस खूबसूरती को अखिलेश यादव को सड़क तक लाना पड़ेगा, जिससे वो चूक रहे हैं। और बीजेपी सत्ता में होने के कारण इन सभी तरह के, यानी दोनों केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार होने के कारण, इन जो अपराधी और मुस्लिम एजेंडा था, मतलब मुसलमान जो अपराधी प्रवृत्ति के जो थे, उन पर ये सूट करता हुआ योगी जी, जो मैंने संकेत, मैं इसको ऐसे समराइज करता हूं। देखिए, एक तीर से 2 निशाने हैं। एक तो अपराध मुक्तता की बात है, और एक जो हम पोलराइजेशन देखते हैं, वो चाहे बंगाल में देखें, चाहे उत्तर प्रदेश में देखें, चाहे बिहार में, वो काम भी हो जाता है ना। एक तीर से 2 शिकार होते हैं यहाँ पर। है स्ट्रांग पॉलिटिक्स हो, जो राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा, लेकिन स्ट्रांग होल्ड है उनके पास में, एक बड़ा मुद्दा है। संजीव जी, ये बात तो साफ है कि आप कितनी ही बातें कर लें, हम कह लें कि आज अपराध है, नहीं है, लेकिन फिर भी एक खौफ बैठाने में योगी आदित्यनाथ बहुत हद तक कामयाब हुए अपराधियों में। और जब मैं जाता हूं, जैसे ज़मीन पर, मुझे दोनों ही चुनाव जिनका जिक्र कर रहे थे, मुझे एक ज़िले में जाने का सौभाग्य मिला और मैंने वहां पर लोगों से बात की, तो वहां पर पहले अपराध और फिर बाद में बीच वाला जो चुनाव हुआ, उसमें एक, चाहे इलाहाबाद का ही जिक्र कर लें, वहाँ की महिलाएं, या बनारस में बहुत सारे लोगों में ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा है। पूरी तरह से अपराध खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बीजेपी ने करके दिखाया और इसको वो रख रहे हैं जनता के सामने।
प्रवीण जी, यदि ये धारणा लोगों के बीच में बनती चली जा रही है कि इनकाउंटर के खौफ से अपराध कम हो जाएंगे या फिर बुलडोजर प्रणाली से न्याय सिद्ध होने लगेगा, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए बेहद अफसोसजनक है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े जो खुद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रखे गए, बताया गया कि पिछले 9 सालों में 17,000 से ज़्यादा इनकाउंटर और अपराधियों को एक तरह से सफाया कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जब पलट के हम देखते हैं तो 9 सालों के बाद में, जब 9 साल में जितने दिन होते हैं और जितने इनकाउंटर हुए, जब हम उसमें भाग करते हैं तो देखते हैं कि रोजाना तकरीबन 20 से 22-23 इनकाउंटर आप कर रहे हैं। सुशासन की ये कौन सी परिभाषा है? जब पिछले 9 सालों में हम कस्टोडियल डेथ देखते हैं तो 900 से ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हमें दिखाई देता है। अपराधी को या आरोपी को पुलिस के हाथों से छीन करके दूसरा अपराधी उसके सीने में और सर पे गोली मार देता है। आप कहते हैं सुशासन की व्यवस्था हम दे रहे हैं। एक दलित लड़की को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसके शव को किस तरह से मिट्टी तेल डाल करके रात में जलाया जाता है, उसके परिवार के लोगों पर क्या गुजरती है, फिर आप कहते हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो जातिगत बात की जा रही है कि युवा, महिला, किसान, गरीब, हाँ, चार खानों में जो बांटने की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी बातें तो बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन सच बात यह है कि आंकड़े तो बताते यही हैं कि बगैर जातिगत समीकरण के किसी को टिकट नहीं मिलता, बगैर धार्मिक समीकरण को किसी को टिकट नहीं मिलता। आप जिस धर्म के लोगों को एक तरह से हड़का के या उसके ऊपर एक तरह से कॉकस बना के बाकी बहुसंख्यकों का जिस तरह से आप वोट लेते हैं, ये भी आंकड़े दिखाते हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बुलडोजर नीति जिस पर आप हावी होकर बड़े गर्व के साथ कहते हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि आप बैलेंस बना के नहीं चलते हैं। 2022 में नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। जिस व्यक्ति के पत्नी के नाम पे घर था, उसके आर्गुमेंट के बावजूद आपने उसके घर को ढवा दिया, सारे बच्चे बाहर चले आए, केवल ये मैसेज देने के लिए कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तमाम वो लोग हैं जिनका नाम है, अब निकाल के पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपराधी हैं और उसके प्रति बहुत सौहार्दतापूर्ण व्यवहार रखा जा रहा है। तो ये साफ दिख रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं। मेरे मन में एक बस छोटा सा सवाल ये आता है संजीव जी कि आपराधिक पृष्ठभूमि होना और वर्तमान में अपराधी न होना या कोई किसी अपराध में संलिप्त न होना, क्या इसको भी देखना चाहिए हमको? देखिए, दो बातें, अपराधी, आरोपी और अपराधी, हमें पहले ये बात क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आरोपी अपराधी नहीं होता। अपराधी घोषित करने का या अपराधी सिद्ध करने का अधिकार कोर्ट को होता है, किसी सरकार को नहीं, किसी पुलिस को नहीं। ये मामला वहां तक चलना चाहिए। यदि आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति है तो भी कोर्ट इस पर संज्ञान ले और फैसला ले। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारें चुन चुन, फिर तो जितने आरोपी हैं किसी जेल के सामने खड़ा करा दीजिए, 2 रिवॉल्वर लेकर के बाहर निकालिए, गोली सीने में ठाए मारते रहिए, आप खत्म कर दीजिए, सारी कहानी खत्म कर दीजिए। आप जो भय का वातावरण बना रहे हैं और वो जो बार बार मैं कहता हूं कि चूड़ी टाइट करने वाली जो बात आती है, वो राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बेहद सुख करती है जी। और उसी काफी सारे सवाल हो गए राघवेंद्र जी, काफी सारी बातें पूजा जी ने भी कही थी, संजीव जी ने भी कही है, भय का माहौल। और ये क्या है कि आप निकाल कर जितने अपराधी हैं फिर सबको गोली मारिए चुन चुन कर, सिर्फ मुस्लिम माफिया के बारे में क्यों बात की जाए? आप वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो उसकी बात क्यों नहीं करते? और जाति तो सबके लिए ज़रूरी है, ओबीसी ही तो है आपका स्ट्रांग वोट बैंक, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत में। अगर आपको कोई जिता रहा है तो वो यही ओबीसी जिता रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम जाति की बात नहीं करते। देखिए, इसे जो कौशिक जी बोल रहे हैं उसे तर्क नहीं कहेंगे, इसे कुतर्क कहेंगे। अगर भाई किसी का मकान गिराया गया है, बेवजह गिराया गया है, न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, जाना चाहिए उसे। वास्तविकता ये है, अगर कोई अपराधी होता है उसको अपराधी की श्रेणी में रख के मकान नहीं गिराया जाता है। या तो उसका नहरी विभाग में जमीन बनी हो तो मकान बना होता है, या किसी विकास प्राधिकरण की जमीन में बना होता है, या इंक्रोचमेंट होता है। मानवर इसलिए गिराया जाता है, अपराधी की श्रेणी, उसकी जांच की जाती है, जांच के बाद गिराया जाता है। कितने मुकदमे गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल मुकदमे कितने मुकदमे गए? एक आध गए होंगे, ऐसा नहीं है कोई मुकदमा नहीं गया। अब मैं बात और करना चाहता हूँ। देखिए, अभी हमारी बहन कह रही थी कि जो हमारे यहाँ जो घटनाएं हुई हैं, 2-4 घटनाओं का नाम लिया। हाँ, निश्चित रूप से वो घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो है हम लोगों ने पूरा दंडात्मक कार्रवाई भी की हुई है। ऐसा नहीं है। रामवृक्ष यादव जो आपके मथुरा में जो था जवाहर बाग, उसमें लगभग एक एसपी मारा गया था, एक सीओ मारा गया था, और लगभग 50 लोगों की हत्याएं की गई थी। कहाँ है आज रामवृक्ष यादव?
और उसको इन लोगों लोकतांत्रिक रक्षा, लोकतांत्रिक सेनानी की पेंशन भी दी हुई थी। इन लोगों ने उसको अंडरग्राउंड कर दिया था। इतनी बड़ी घटना करने के बाद उसको अंडरग्राउंड कर दिया था। उसके बाद जब मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगे में आपने एक पक्ष को ही आप लोगों ने मुआवजा देने का काम किया था। कैसी बेशर्मी की आप लोग बातें करते हो। फिर जो हाई को इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट जब बात गई, सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाई, बोले ये जो सूची जो है, इस सूची में दूसरे समाज के लोगों का नाम ही नहीं है। और ये लोग गए थे, हमारे जो है सोनिया गांधी भी गई थी, राहुल गांधी भी गए थे, अखिलेश यादव वगैरह भी गए थे, सब लोग गए थे। लेकिन सिर्फ एक वर्ग के लोग क्या गए थे? हिंदू समाज के लोग। दो तरीके के कैंप लगे हुए थे, ये लोग हिंदू के कैंपों में ही नहीं गए थे। इसकी तो सजा मिल गई ना इनको, 2 बार सत्ता आपको मिल गई है, इसकी सजा तो मिल चुकी है। अभी आपके ऊपर जो कह रहे, क्योंकि अभी तो आपको जाना है ना इसमें जी। नहीं, अभी इनका। और दूसरी एक बात, एक घटना हुई थी नैनाठेर में 2011 में। एक महिला ने, कन्या ने बलात्कार का मुकदमा लिखाया गया था, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर। फिर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के मन इतने बड़े हुए थे, उन लोगों ने थाने में आक्रमण किया, डीआईजी की पिटाई की, एसएसपी की पिटाई की, डीएम वहां से भाग गए, थाने में आग लगा दी। जब इनकी सरकार बनी, उनके खिलाफ सब मुकदमे वापस हो गए थे। हमारी बराबरी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। आप लोगों ने जिस तरीके से एमवाई क्या दे दिया था आपने मुसलमानों की? सिर्फ तुष्टिकरण के अलावा कोई काम नहीं किया मुसलमानों को। सड़कों पे नमाज पढ़ लीजिए, घरों में बकरे काट लीजिए, इस प्रकार की वाहियात बातों का सिर्फ समर्थन किया है। ट्रिपल तलाक का समर्थन किया है, आतंकवादियों के घर जाते थे। इसके अलावा क्या किया? यादवों को क्या दे दिया? यादवों के नाम सिर्फ अपने परिवार के लोगों को, 12-14 परिवार है, उनके अलावा आपने क्या दे दिया? अब ये नया सुगुफा लेकर के गया प्रवीण जी, पीडीए। भाई आज की तारीख में मैं बार बार कह रहा हूं, ये अगल बगल के राज्यों को नहीं देख रहे हैं। भाई पश्चिम बंगाल क्यों हारे, बिहार क्यों हारे? ये जो आपका जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो आज की तारीख में देश और प्रदेश की जनता। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, और ये बात सही है पूजा जी कि ध्रुवीकरण जो है ना, वो आप लोगों ने एक तरीके से वो सजाया थाली में दे दिया है। बहुत काम नहीं करना पड़ता है। बीजेपी ने अपनी एक ब्रांडिंग की, अपनी एक इमेज बनाई है, उसको वो कैरी कर रही है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रायबरेली था आई थिंक, वहाँ पे कॉलेज में मैं बच्चों से बात कर रहा था, युवाओं से बात कर रहे थे। तो मैंने बच्चे से पूछा, बोले हम अखिलेश यादव के साथ हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या खासियत है आपको? बोले हम यादव हैं तो हम अखिलेश यादव के साथ में। और मैं इतना सरप्राइज था, मैंने कहा कि इससे क्या लेना देना? बोले नहीं, सारे यादव अखिलेश जी के साथ में हैं। और वही बात एमवाई फैक्टर की जो बात कर रहे हैं, मुस्लिम मतदाता को आप अपना मान कर चलते हैं। और बीजेपी जो है वो ठीक है, वो सोचती होगी नहीं सोचती होगी, तो रामपुर वगैरह सब जीता है तो कुछ ना कुछ समर्थन का दावा हमेशा होता है। लेकिन फिर भी बीजेपी का पूरा फोकस, राघवेंद्र जी जो कह रहे हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कुछ कह रहे हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें चाहिए हिंदू वोट, और आपको चाहिए जो वो आपको मिल जाता है, लेकिन इससे आप जीत नहीं पाएंगे। देखिए प्रवीण जी, 2024 का परिणाम हमारे आपके सामने है, और वो परिणाम कैसे आए वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं, उनकी मेहनत जानती है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता, आपने भी कहा कि ये पोलराइजेशन जो हो जाता है, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि जो आज का युवा है, जो आपको लग रहा है 2024 में चुनाव दिया और जो अभी 2027 में देने जाएंगे, उनको ध्यान है कि 2018 के बाद से टेट नहीं कराया गया। जो शिक्षक, उसको ध्यान है कि वो 55 साल के हो गए, उनसे कहा जा रहा है कि टेट का एग्जाम दो, नहीं दोगे और पास नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी छीन ली जाएगी। ये सबको ध्यान है कि टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भराया गया 2022 में, और 2026 में आकर के उसका एग्जाम गया, और दूसरा जो है भी फॉर्म भराया जा रहा है। अभी जो लेखपाल भर्ती निकली हुई थी, उसमें 1700 आरक्षित सीटों का हनन कर रही थी सरकार। समाजवादी पार्टी ने आकर के प्रोटेस्ट किया तो 1700 सीटें बढ़ाई गई। 69,000 के अभ्यर्थी आज भी परेशान हैं, और ऐसी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनमें परेशानियां लगातार चल रही है। और अगर भाजपा को उसको नजरअंदाज करना है तो मुबारक को नजरअंदाज करे। अभी बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद में 6 घरों पे बुलडोजर चले थे, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 6 घरों के मद्देनजर आपको 10-10 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ेगा, और सरकार को 60 लाख रुपए देने पड़े थे। हम चले जाते हैं 2024 में, चले जाते हैं महाराजगंज में। महाराजगंज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको जो ये बुलडोजर आपने चलाया हुआ, आपको 25 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ेगा। तो वो हर्जाना दिया गया हुआ है, और अभी केसेस चल रहे हैं। क्या पता सरकार को अभी और कितने हर्जाने देने पड़ेंगे। और अभी इसी सरकार में 1.7 लाख रुपए फेक एनकाउंटर के मध्य दिया गया हुआ है।
आप अपनी वाहवाही के चक्कर में ये जो जनता का पैसा, जो उन्हीं के पैसे से आप बुलडोजर चला रहे हैं, उन्हीं के पैसे से आप एनकाउंटर कर रहे हैं और फिर उन्हीं का पैसा आप खजाने के रूप में दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा भी कहा तो मुजफ्फरनगर दंगा में संजीत सिंह सोम, विक्रम सिंह सैनी जो भाजपा के विधायक हैं, ये लोग के ऊपर में अपराध सिद्ध हुए थे। कोर्ट ने इनके और 22 अदर लोगों के अगेंस्ट में अपराध सिद्ध होने पर सजा सुनाई हुई थी। तो ये जब बैठ करके ये सारी बातें करते तो धरातल की सच्चाई से ऊपर हम बात कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर धरातल की बात कर रहे होते ना तो उनको बार बार होता नहीं है कि हाथ कंगन को आरसी किया, कहीं धार्मिक कार्यक्रम होगा तो भी कहेंगे गुंडे बदमाश, कहीं जो है एजुकेशनल कार्यक्रम होगा तो भी कहेंगे गुंडे बदमाश। क्यों कहने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि जनता को पता है कि अजय मिश्रा टेनी का ही बेटा था जिसने जो है किसानों के ऊपर में धार चढ़ा दी हुई थी और उसके बाद उसको टिकट देने का काम किया गया हुआ था। सबको पता है कि ये जो कोडिंग की मामला चल रहा था उसमें धनंजय सिंह का ही नाम आ रखा हुआ था, जिसको बचाने का काम जो है सरकार कर रही थी। तो उत्तर प्रदेश के जो युवा है, जो महिला है, उनको धरातल की सच्चाई पता है। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश का युवा लायक नहीं है, हम तो देना चाहते हैं नौकरी, हमारे यहाँ पे गॉट इट। अब मेरे मन में बहुत से सवाल आ रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र जी क्विक रिस्पॉन्स इस पे, काउंटर क्विक आपका, जो पूजा जी ने जितने आरोप लगाए। नहीं देखिए, आरोप नहीं, इनके कोई आरोप तथ्यात्मक आरोप नहीं है। नौकरी की बात कर रही हैं, चलिए नौकरी शुरू करते हैं। आप भी सरकारों में रही हैं, 5 वर्षों में कितनी नौकरी दी थी बताइए पूजा जी? 90,000 सरकारी नौकरी दी थी। अपनी पीठ थपथपाने के लिए बहुत है। हम लोगों ने आज तक 10 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी दे चुके हैं। बेरोजगारी दर कितनी थी आपके समय में? 13.5% थी। आज की तारीख में 1% है। हम लोग, आपने विकास कितना किया था उत्तर प्रदेश में? कितना लोन दिया था? हम लोग जो है हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज की तारीख में देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। 10 राज्यों में हम लोग मेट्रो चलवा रहे हैं, 10 जिलों में, 5 में चल भी रही है, 5 में काम जारी है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी हुआ है। हम लोगों ने अपराध समाप्त कर दिया है, समझे? हम लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास किया, कितने अस्पताल थे आपके समय में? आपके समय में 15-17 अस्पताल थे। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल 80 से ज्यादा हैं। आज कितनी योजनाओं में, केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल था। एक भी केंद्रीय योजनाओं में, प्रवीण जी, आज की तारीख में जितने भी केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे काम कर रहा है। हम लोगों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को सजाया है, संवारा है, बड़े पैमाने पर विदेशों से पैसा भी आ रहा है। जो आपकी जो है विकास दर कितनी थी आपके समय में बताइए पर पूजा जी? विकास दर 5.3% थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की विकास दर 11.6% है। हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। अर्थव्यवस्था कितनी थी? 9.40 लाख करोड़ की थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 27.51 लाख करोड़ की है। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी आपके समय में? 34,044 रुपए थी। आज की तारीख में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 के आसपास है। अब बात कर रही भारतीय जनता में साक्षरता दर कितनी थी? 67.7% थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 78। गॉट इट राघवेंद्र जी पूरी तैयारी से बैठे। पूजा जी कुछ कहना चाह रही, बड़ी देर से वो फिंगर रेज कर रही है। क्या करिए? बोलिए। नौकरी मिलती है तो लोग महंगाई पे आ जाते हैं, बेरोजगारी पे आ जाते हैं। अरे उसमें भी हम लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार की तुलना नहीं कर सकते, चाहे केंद्र की सरकार। सुनिए तो सही, आपके एक पॉइंट तो सुने, शायद कोई बात आए। हाँ पूजा जी बोलिए। ये जो बेरोजगारी दर बता रहे हैं ना प्रवीण जी, वो CMIF जो है करती थी, वो पर हर महीने के करती है। तो 2016 या 2014 के अराउंड अक्टूबर मंथ में ये 13.5 रहा है और ये जो है इस सरकार में भी रहा हुआ है। अगर आप मंथली चले जाएंगे, अगर आप ओवरऑल जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि 7% के करंट जो है बेरोजगारी दर रहा है। उसके बाद में GDP बहुत बढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एक शब्द होता है, उसका डेफिनेशन होता है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, जैसे GDP बढ़ेगी वैसे रोजगार बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी अल्टीमेटली एक रहेगी। पर वो जो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो GDP तो बढ़ती चली जा रही है, इनकम ये तो दिखा तो रहे कि इकोनॉमी बढ़ रही है पर रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं ओवरऑल समझिए ना, उनका कहने का मकसद है कि खामियां निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर आप ऐसे स्पेसिफिक, मकसद ये है ना प्रवीण जी कि हमने बढ़िया रखे हुए हैं। मैंने कम से कम 7-8 आंकड़े बता दूंगा, क्योंकि जब युवा सड़क पर आता है भाई कुतर्क मत करिए पूजा जी, आप बन लीजिए, आपका कोई काम नहीं हुआ। बैरिकेडिंग होना पड़ता है। जब किसान सड़क पे आता है तो इनको लाठी
लाठी लेकर के खड़ा होना पड़ता अरे है। किसान सड़क पर लोगों के कारण आया, योगेंद्र यादव को चाहे आपने इनको मुबारक हो, योगेंद्र क्योंकि यादव उत्तर प्रदेश की मैंने जनता को समाजवादी पार्टी के लिए सच्चाई तैयार चाहिए की, होती है। समाजवादी ना पार्टी तो नहीं शिक्षक खेल पाई। भर्ती आपने कराई, किसानों ना की तो बात कर रहे आपने हैं। जो है अरे टेस्ट देश में एग्जाम किसान एक ही क्लियर बात किए, क्या? ना ही क्या? आपने जो है आप आपने लोग तो अभी राजनीतिक संविधान आंदोलन का कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी आप पूरा की आप आपने अच्छी निकाल तरीके से दिए। जानते हैं, योगेंद्र यादव को आपने बयान आया हुआ लेजर था। एंट्री कर करके जो योगेंद्र यादव अधिकार का थे लोगों के उसका हनन पूजा कर जी, दिया योगेंद्र हुआ है। यादव का तो आप चाहे उन्होंने यही तो जितना कहा था, मैनिपुलेशन समाजवादी कर पार्टी लीजिए, ने आपने तैयार कहा कि की। प्रति मैं कैपिटा समाजवादी इनकम पार्टी देख हूँ, मैं नहीं लीजिए, कहता बस प्रति जब कैपिटा आप खर्च भी पहले बता किसान दीजिए कि आंदोलन दोगुना उसके खर्च बाद हो रखा हुआ है। उससे पहले हुआ इनकम ने भली प्रकार से जानते हैं, और ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन था। आप लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते थे, वो हुआ नहीं। आंदोलन में खत्म, ठीक है। योगेंद्र यादव के लिए ठीक है, इससे बात किसी की रुक जाइए पूजा जी रुकिए, पूजा जी एक मिनट रुकिए। अच्छा, अच्छी चर्चा चल रही है, आप लोगों ने अपनी अपनी अभी दोनों ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रख ली। डॉक्टर मालवीय, अगर हम ये भी देख लें कि पोलराइजेशन वर्सेस पोलराइजेशन भी देख लें, MY फैक्टर अभी तक काम करता था और ऐसा माना जाता था कि दलित समाज जो है उसका वोट कहीं भी शिफ्ट होगा, लेकिन अब उसको दिखाना पड़ रहा है। ये जो PDA का फॉर्मूला आया, ये तब आया है कि MY तो है ही हमारे साथ, M को हम A कर देते हैं PDA में और ये चल जाएगा। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये प्रैक्टिकल बात हुई, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, मुद्दे दोनों ही तरफ से सही उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है कि आप जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो आपको पहला और आज की स्थिति को देखना होगा, और ये भी सही है कि ना तो अपराध बिल्कुल खत्म हो गए, ना रोजगार की बहार आ गई है, लेकिन इस सब के बीच में असली चीज है कौन सा मतदाता किसके साथ में जाएगा। और इसमें अखिलेश यादव ने ये जो PDA जोड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज तो लगता है। देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए थे, उस समय मुलायम सिंह जी थे और उत्तर प्रदेश में यूथ विंग के अध्यक्ष थे। तो परिवर्तन के लिए एक सरकार में लाने के लिए राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में बहराइच से पदयात्रा निकाले थे और गोंडा से निकाले थे, और राहुल गांधी अखिलेश यादव यूथ विंग के थे। तो बड़ी उम्मीद थी, और जैसे ही सत्ता में आए तो उस समय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनेंगे ये बात उस समय थी नहीं सीन में, लेकिन एक युवा चेहरा राजनीति में, दो राजकुमार की जोड़ी, ऐसे खबरें बनी और आप सब इधर आए होंगे, याद होगा कवरेज में तो देखे होंगे। तो उत्तर प्रदेश, मुझे ये भी याद है कि उस यात्रा में अखिलेश जी पूरे मन से शामिल भी नहीं हो पा रहे थे। हाँ, लेकिन वो पूरी तरह से युद्ध के कारण आ रहे थे। तो अब वो समीकरण अनुकूल हुआ और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार के रूप में मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। वह अखिलेश यादव राजनीति में अपरिपक्व साबित हो गए पहले राउंड में। कारण क्या था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने के लिए उम्मीद जनता ने, युवाओं ने इनको लेके तो चला, लेकिन इनको राजनीति की फोबिया ने बता दिया कि M समीकरण हमेशा अनुकूल रहेगा, वही सत्ता की कुर्सी तक लाएगा। तो रामपुर का मसला हो या गाजीपुर का मसला हो या अतीक अहमद का फूलपुर का मामला हो, इनके वो अब उस समीकरण को लेके चल पड़े जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सूट किया कि उत्तर प्रदेश में न दंगा चलेगा, न अपराधी प्रवृत्ति चलेगी, ये सारी चीजें चलेगी। और ठीक जैसे ही ये बाहर जाते हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है और योगी जी ने उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया, तो आम जनमानस में ये चीज पूरी तरह से, दो चीजों को जोड़ना चाहूंगा प्रवीण जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक है राम मंदिर और दूसरा है काशी विश्वनाथ का। तो नारा चल पड़ा कि राम मंदिर भी, काशी विश्वनाथ भी और मथुरा भी। अब ये समीकरण एकदम फिट बैठता गया, हिंदुओं के एक सेंटिमेंट से एक तरफ हो गया और इनके घर में पार्टी टूटती गई, चाचा अलग, भतीजा अलग, बुआ अलग। अब इन सारी चीजों में उलझते गए, राजनीतिक अपरिपक्वता दिखती गई, समीकरण टूटता गया, सत्ता बिखरती गई और बीजेपी के हाथ में सारी आती गई। ये पूरा का पूरा मामला मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से बीजेपी को सूट करता गया और अखिलेश यादव सत्ता से बाहर होने के कारण लगातार
गिरते गए लेकिन इसलिए- पिछला मुकाबला जो है बड़ा जबरदस्त लड़े थे और ये एंटी इनकम्बेंसी का असर भी देखने को मिला था। देखिए, अब लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है, लोकतंत्र में इसको स्वीकारना पड़ेगा। लोकतंत्र में पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उदाहरण आपने शुरू में जिक्र ही किया है। एंटी इनकम्बेंसी को कैसे हम खारिज कर सकते हैं? वो तो रहता ही है, जनता लंबे दूसरे को अवसर देना चाहती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती आती है, ये तो नारा हमेशा मान्य है, तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मुझे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट, मैं संजीव जी के पास इसी पॉइंट पर जाना भी चाह रहा था, बात भी आप वहीं लेकर आए। संजीव सर, सही क्या है, गलत क्या है, कौन क्या कर रहा है, वो सब एक अलग बात है, उस पर तो हम कितनी चर्चा करते रहे, वो जैसे चलना है वैसे चलता रहेगा, हम इस पैनल में तय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मुद्दों के लिहाज से देखें, पोलराइजेशन के लिहाज से देखें, मतदाता को रिझाने के लिहाज से देखें, कौन मतदाता किसके साथ खड़ा है के लिहाज से देखें, तो बीजेपी के पास एज दिखाई देता है। हाँ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बहुसंख्यकों को अपने पाले में खींच के लाई है और जिस तरह से उसके लिए वो तमाम उपक्रम भी करती है, लोगों को एहसास भी कराती है, भले उसके पेट में अन्न हो या नहीं हो, उसको शिक्षा मिले या नहीं मिले, रोजगार मिले या नहीं मिले, लेकिन छद्म राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण, इस मामले में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। और ये केवल हम मौखिक बात नहीं कर रहे हैं, वो रिजल्ट में भी दिखता है। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोटों के प्रतिशत में मुश्किल से 9-10% का अंतर था। ठीक यही अंतर बंगाल में था। बंगाल में सौरभ भाई भी इस बात को मान रहे हैं कि वहां पे भी एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति बनी हुई थी। जब लंबे समय तक आप कहीं भी सत्ता में होते हैं तो स्थिति बनी रहती है। अब ये जो 9-10% का जो गैप दिखाई दे रहा है, उस गैप को थोड़ा सा आगे आके हम 2024 के लोकसभा चुनाव में देखते हैं। उसी पीडीए के सहारे 5 सीटों से कहां पहुंच गई समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की तकरीबन आधी सीटें कम हो गई, कांग्रेस पार्टी 1 से 5 पर पहुंच गई। तो वो जो फॉर्मूला है, आप उसको खारिज नहीं कर सकते। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए या इसको सफल होते हुए, हालांकि वहां पीडीए से ज्यादा संविधान वाला मामला चला था संजीव सर। अब ठीक है, कोई चला था नरेटिव मतलब नरेटिव, और वो नरेटिव बाद में डाउन हुआ, ये भी हम जानते हैं। हाँ, उस समय चला, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय। उससे आगे हम बढ़ते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यदि इसको हल्के में लेती तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस पीडीए मंच को, भले वो कहती है ये 4 नाम जो दे रही है वो दे रही है, लेकिन अंदर खाने में उसी पीडीए फॉर्मूले को काट को देखते हुए अपनी रणनीति भी तैयार कर रही है और अपनी टीम भी तैयार कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव उसी आधार पर वो करती है, पुराने अपने कार्यकर्ताओं को रिप्लेस भी उसी आधार पर करती है। जो छोटे छोटे जो भारतीय जनता पार्टी के वो घटक दल थे जिसे उन लोगों ने बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया, बाद में उनकी महत्व उनको समझ में आई और उनको धीरे धीरे अपने पाले में खींचना भी शुरू किया। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि नहीं ये किला भेद है, हम किसी को उतनी तरजीह ही नहीं देंगे, अखिलेश पीडीए करते रहे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पे ऊपर से जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन अंदर से भारतीय जनता पार्टी उसके काट के लिए लगातार निरंतर परिश्रम कर रही है और उन छोटे छोटे उन सारे तमाम दलों को, घटक को अपने तरफ खींचने का प्रयास भी कर रही है, बात भी कर रही है, किसी को नाराज भी नहीं कर रही है। और कोई वैसे घटक दल के बारे में कोई अपने पार्टी का कोई व्यक्ति बोल भी रहा है तो उसको योगी जी डांट भी रहे हैं कि बेवजह अनावश्यक किसी बात को तुल न दे। तो जाहिर सी बात है कि पैनी निगाहें तो है, आसान नहीं होता है। 10 साल आपने सत्ता में शासन किया है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास इतने बड़े काम की लिस्ट होनी चाहिए कि आप अपने काम के बदौलत जाएंगे फील्ड में। सवाल तो पूछेगी ही विपक्ष आपको, लेकिन विपक्ष, क्योंकि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, यहाँ से यदि कोई ये कह दे कि जातिगत राजनीति नहीं होती है, धर्म की राजनीति नहीं होती है, जिस पार्टी ने एक भी अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिया, वो यदि कहते मैंने देखिए संजीव सर शुरुआत ही इससे कही थी, सही गलत को एक तरफ रख देते हैं और बात को, और उसका आपने जवाब भी पहली लाइन में दे दिया था। पूजा जी, वो ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ये तो सब होता रहेगा, हम सही गलत पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अगर समीकरणों की बात करें, मतदाता को रिझाने की बात करें, तो आपके ऊपर जो टैग लगा है जिससे आप बच भी नहीं सकते हैं कि मुसलमानों के साथ कौन ज़्यादा है, तो अभी अखिलेश यादव खुलकर कहेंगे, वो तो कोई ऐसा मौका नहीं चूकेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है, आप लोग हर वो काम करते हैं जो बीजेपी को चाहिए, यानी बीजेपी के पास में आज इतना स्ट्रांग होल्ड है कि अपने मुद्दे तो हैं ही हैं और आपसे जो करवाना चाहती वो आप छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा लगता है प्रवीण जी, आप जो है बीजेपी के यहाँ से जो नैरेटिव निकल करके आया है वही लेकर के चल रहे हैं। क्यों आपने बीजेपी को स्टडी नहीं किया? मैं बता देती हूँ उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या चल रहा है, क्योंकि उनका आंतरिक मामला है, मैं उस पर चर्चा ही नहीं करना बोलिए ना आप मुझे लगता है बीजेपी में आपकी भी घुसपैठ है, मतलब आंतरिक मामला पता है आपको।
राजनीति अगर आप करते हैं तो आपको जो है ऐसे ही पत्रकारिता में होता है पूजा जी, ऐसे ही पत्रकारिता में होता है, यही बता रहा था मैं। प्रवीण जी, आपको जानकारी है कि नहीं है कि हमारे जो डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य जी और हमारे जो सीएम है, दोनों एक ही समय में एक ही वक्त में इलाहाबाद में रहते हैं, अलग अलग मीटिंग करते हैं। और जब जो है ये मीटिंग होती है, इनका जो संगठन विस्तार होना होता है, तो संगठन विस्तार की मीटिंग की जो है जानकारी नहीं होती हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को, उनको पता ही नहीं होता। अच्छा, ये सारी चीजें आप लोगों को खुशी देती है? ये आपको खुशी देती है? मुझे, हमें देती है कि नहीं देती, आपको दे रही है ऐसा लग रहा है। हमने बस इतना कहा कि जब आप स्टडी कर रहे हैं हमको तो थोड़ा हमारा सवाल ठीक है, आप मान लीजिए, जो मानना हो मान लीजिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज जो सारे बिंदु हैं, हम विषयों की बात कर रहे हैं, क्या मुसलमानों की पार्टी आप हैं या मुसलमानों के तरफ आपका झुकाव है, इस बात को सिद्ध करने में, जचा हो ना हो एक अलग बात है, इसको जचाने में बीजेपी कामयाब नहीं होगी? बीजेपी जो है, आप कह रहे कि बीजेपी कामयाब हो रही है इस चीज को सिद्ध करने में, तो करती ही रहे सिद्ध, बढ़िया से करे। मैं तो पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न है, आपका प्रश्न है, तो ये इसका जवाब हम नहीं दे सकते ना। बीजेपी आपको लग रहा है कि सिद्ध कर पा रही है, हम तो हर उस व्यक्ति के साथ में खड़े हैं जो परेशान है, हम उस हर व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं। हम तो जो है राम बाबू तिवारी जी के लिए भी लड़ रहे हैं, हम जो है जो बच्चे के साथ में परेशानी हो रही है उसके साथ भी लड़ रहे हैं, हम सबके साथ में खड़े होकर के लड़ रहे हैं। अगर धरातल पे आज की तारीख में कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी है। और प्रवीण जी, आपको भी पता है कि नैरेटिव का इम्पैक्ट बस 5% ही होता है, वरना भाजपा के पास में इतनी मशीनरी, हम कहाँ टिकते हैं उनके सामने नैरेटिव सेट करने के मुकाबले में। वो तो भाजपा हमसे बहुत तेजी के साथ में कर लेगी, पर धरातल पे जब आप जनता के बीच, ये तो खैर मेरा विषय है, इसलिए मैं कह सकता हूँ आपका 5% वाली बात से मैं डिसएग्री करता हूँ कि नैरेटिव का 5, मैंने पहले ही बोला, संजीव सर जब कह रहे थे आपका संविधान वाला इतना बढ़िया चला नैरेटिव, इतना बढ़िया नैरेटिव चला वो, और वो हो सकता है, और उसके बाद में आपने देखा वो संविधान की किताब छोड़ी नहीं किसी ने। ये प्रवीण जी गलतफहमी है कि सबको लग रहा है संविधान का नैरेटिव चल गया है। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम आपको नहीं, इनका भी चला ना, बीजेपी का बंगाल में चला ना, देखिए ना आप, हिंदुत्व वाला, हिंदुओं पे अत्याचार, वही ममता बनर्जी थी, इतने हैट्रिक मार चुकी थी। लगातार किसी की सरकार रहे, मेजर, मैं नैरेटिव के इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, नैरेटिव का इम्पैक्ट होता है, कंपल्सी होती है। अभी जो है असम में हेमंता हो जा रहे हैं तीसरी बार, अब देखिएगा होकर के दिखाएंगे हेमंता। ये मसला नहीं है, ये तो ये बिखर जाएगा मामला। कहने का मतलब ये है कि नैरेटिव का असर ज्यादा होता है, जितना आप सोच रही है उससे ज्यादा होता है, और अगर आप नैरेटिव को नजरअंदाज कर रहे हैं तो इस बार भी योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट डेफिनेटली योर पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट माइन, मेरा डिफरेंट है। मैं तो आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, मैं तो एग्जांपल रख रहा हूं, मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं तो जो देख रहा हूं। हमें पता है ना कि हमने 2024 में कितनी मेहनत की है, आपको लगता है नैरेटिव है, आपको लग रहा है इनकी किस्मत अच्छी हो गई। उससे बच्चे से पूछिए जिसने एग्जाम की तैयारी की है, उसने कितनी पढ़ाई हुई, आपको लगा वो एग्जाम में बैठा। मेरा ये नहीं कहना है कि आपका चला, आपने नैरेटिव सेट किया, इन्होंने नहीं किया, ये भी नैरेटिव पे खेलते हैं, किसका नैरेटिव चलता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ये बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप ही नैरेटिव बनाते, ये नहीं बनाते। 5% तभी कहा ना, वो डिनाई नहीं किया जा सकता है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है, आप मेरी बात समझ गए, मैं आपकी बात समझ गया, बात यही रोकते हैं। राघवेंद्र जी, आपके नैरेटिव चल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने हिंदुओं को ये कर दिया कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं, आपका बहुत सारी ब्रांडिंग्स आपने पकड़ ली हैं। अभी कहीं भजन हो, कहीं मंदिर हो, कहीं कोई धार्मिक आयोजन हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ब्रांड पर ले लिया है, और कोशिश की जाती है, बेशक कुंभ में ना स्नान करके कहीं और किसी घाट पर स्नान किया जाए, कोशिश की जाती है, लेकिन वो नैरेटिव आपने भयंकर पकड़ रखा है, और मुझे लगता है कि वही आपको थोड़ा सा ताकत देता है। लेकिन पिछले चुनाव ने ये बता दिया है कि बहुत लंबा नहीं चलेगा वो। नहीं प्रवीण जी, देखिए हमारे में इनमें अंतर है। हम लोग जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं का उत्पीड़न ना हो, इसको लेकर के काम करते हैं। ये आतंकवादियों के समर्थन के लिए काम करते हैं, झूठा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काम करते हैं, अपराधियों को छुड़ाने के लिए काम करते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। क्या कारण है, संभल में जो 1978 में दंगा हुआ था, 184 लोग मारे गए थे। जब इनकी सरकार पर थी, मुकदमा वापस ले लिया गया था। जनता को बेवकूफ समझे हो क्या? आजम खां का क्या बयान था जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था? ऑडियो टेप वायरल हुआ था, जो हो रहा है उसे होने दो। और मान्यवर मुलायम सिंह यादव 2 हफ्ते के बाद मुजफ्फरनगर गए थे, अपना जन्मदिन मना रहे थे, सहवाई महोत्सव मना रहे थे। ये क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी? अगर भूल जाएगी, हम उन्हें याद दिलाएंगे बार बार। ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग कोई राजनीति नहीं करते हैं। किसान आंदोलन, अभी किसान आंदोलन कर रहे थे।
अरे आप भी पत्रकार हैं मान्यवर, आप लोगों को याद है प्रवीण जी, योगेंद्र यादव का कब बयान आया था, याद है आपको, कि मैंने समाजवादी पार्टी के लिए पिच तैयार की, अखिलेश यादव खेल नहीं पाए, ये किस ओर इंगित करता है? भाई ये बात क्या उत्तर प्रदेश की जनता को भूलने देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोग याद दिलाएंगे। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 18% है। हमारी केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो, बराबर नहीं, लगभग 30% हिस्सेदारी उनकी है। ऐसा नहीं है हम लोग सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, अगर गरीब मुसलमान है उनकी भी बात करते हैं, गरीब हिंदू है उनकी भी बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। अखिलेश यादव क्या कारण है जब अपने घोषणा पत्र में कहते हैं हमारी सरकार बनी तो हर थाने में 12 मुस्लिम सिपाही तैनात होंगे। 2012 में अखिलेश यादव ने एक योजना चलाई थी कि हमारी बेटी उसका कल, उसमें जो है सिर्फ मुस्लिम महिला लड़कियों को 30,000 का अनुदान था, किसी हिंदू बेटी का अनुदान नहीं था, यादव बेटी का अनुदान नहीं था, दलित बेटी को अनुदान नहीं था, सिर्फ मुस्लिम बेटी को अनुदान था। ये क्या हम बताएंगे नहीं क्या जनता में जा करे? आप जो है काम करो, हम उसे बताए भी नहीं। मैं आपके पास ही आऊंगा, आपके पास काउंटर लूंगा मैं डेफिनेटली। एक मिनट बात हो जाने दीजिए। अखिलेश यादव जो है सांसें फूल रही हैं, अभी क्या करें? मैं कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस में मैं नहीं होगी तो बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है चुनाव में आने की। 2012 में आप लोग किस आधार पर चुनाव जीते थे? 2012 में आपने कहा था हम लोग जो है किसानों को किसान भत्ता देंगे और जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी रिक्शे वालों को एक ऑटो वो क्या बैटरी चलित रिक्शा देंगे। 3 विषयों पे आप लोग चुनाव जीत करके आए थे। क्या वादे पूरे किए थे? क्या जनता तो भूल गई है, हम लोग भूलने देंगे क्या? आप लोगों ने जिस तरीके से उत्तर जी राघवेंद्र जी आपने काफी सारे मुद्दे उठाए। पूजा जी कुछ कहना चाह रही, फिर मैं डॉक्टर सौरभ और संजीव जी के पास। जी पहली बात तो ये जो इन्होंने बोला कि जो मुस्लिम महिलाओं के लिए चलाया गया तो कन्या विद्याधन योजना थी, वो जो जितनी भी जो बच्चियां हुआ करती थी, हमारी बेटी उसका कल, हमारी मैं बिल्कुल आ रही है, हमारी बेटी कन्या विद्याधन चलाया गया हुआ था। कन्या विद्याधन के तहत मिलते थे, जब वो ग्रेजुएशन में जाकर के एडमिशन ले लिया करती थी, ये सुनिश्चित किया जाता था कि उनका ग्रेजुएशन तय ही हो। हमारी बेटी उनका जो अल्पसंख्यक के लिए योजनाएं चलाई जाती है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, वो योजनाएं चल ही रही है। हमारी बेटी नहीं होता है। हमारी बेटी उसका तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आज का युवा, आज का वोटर्स फैक्ट देखना जानता है। आप धन्यवाद दिलाते रहेंगे, आप लोगों ने जानकारी किया है, आप लोगों ने कपड़े घोटाले किए हैं, आप लोगों ने उखाड़गिरी की है, हिंदुओं का उत्पीड़न किया है, उत्तर प्रदेश में दंगे किए हैं, अपराधियों को सस्पेंशन किए हैं, अपराधियों को खुली छूट दी है, उत्तर प्रदेश में लूट खसोट की स्कॉलरशिप बंद कर दी, लूट खसोट के लिए संगठित अपराध को बढ़ावा दिया था, फिर उसको बंद कर दिया। आज के जो युवा है उनको आप स्कॉलरशिप भी नहीं देते, ना तो आप एजुकेशन पे काम कर पा रहे, ना रोजगार पे काम कर पा रहे, योगी आदित्यनाथ जी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, किसान को माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। अखिलेश यादव चुनाव में जाने में तो चीजें आ रही है उनकी, चुनाव में जाने नहीं सकते हैं, हिम्मत तो लड़ेगा चुनाव, अकेले लड़े के टक्कर में आप एक मिनट राघवेंद्र जी पूजा जी एक मिनट पूजा जी एक सबसे अच्छी बात यह है कि आज मेरे साथ जो दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बहुत ही शानदार तैयारी कर, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों को सुनने में। लेकिन जब आप दोनों साथ में बोलते हैं ना तो चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन आप लोग अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं। राघवेंद्र जी ने जो बातें रखी हैं वो साफ बताती हैं कि ये डॉक्टर मालवीय मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दे हैं हम सब जानते हैं, जब चुनाव में उतरते हैं तो कोई एक सेंटर, ये नरेटिव जिसको पूजा जी खारिज कर रही है ना, वो दिमाग में ज़्यादा होता है, उस पर ज़्यादा जोर होता है और ये मुद्दे बहुत गौण होते हैं जो बहुत आवश्यक हैं, होना चाहिए, इन्हीं पर होना चाहिए, लेकिन इन पर होता नहीं है। मैं सही हूं या नहीं हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। पर देखिए प्रवीण जी बिल्कुल आप सही हैं, और ये जो दौर है, जो समय है, वो सूचना क्रांति का युग है, यूथ का युग है, महिलाओं के बाहर आने का समय है, दौर है। तो बहुत बंगाल के परिणाम को देखें,
2017 के चुनाव में महिलाओं की भूमिका उत्तर प्रदेश में देखें, आप मध्य प्रदेश के चुनाव को देखें, दिल्ली के चुनाव को आप देख लीजिए, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें महिलाओं की बढ़ चढ़ के हिस्सा एक परिणाम को अंतिम रूप दे रहा है, पहुंचा रहा है। तो महिलाओं की भागीदारी वो तय करने वाला होगा। यूथ की भागीदारी बिहार में देखिए क्या परिणाम आया, दोनों की भूमिका ने तय किया। तो ये जो समय है, जो दौर है, वह अब थोड़े से जात के खांचे से बाहर आ रहा है, वो विकासवाद की तरफ बढ़ रहा है, वो अब बहकावे में नहीं आना चाहता है। लेकिन खारिज नहीं किया जा सकता है, जातिगत तो समस्या है ही, वो तो रहेगा ही। लेकिन आज के समय में यूथ, महिलाएं कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा, अपना भविष्य देख रही है। सरकारें वादे पर नहीं जा रही, वादे कितनी करती है वो महत्वपूर्ण नहीं है, मतदाता ये देख रहा है कि हमारे लिए क्या क्या अवसर दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने जो प्रश्न उठाया था और जो डिबेट का एक रूप दिया, तो कुल मिला के जात से उठा के और डेवलपमेंट की भी बातें आ गई कि हमने किया, हमने वो किया। इसके आधार पर 2027 उत्तर प्रदेश को तय करने वाला है कि यहाँ का जो महिला मतदाता हैं, यहाँ के जो यूथ, ये आपने बड़ा अच्छा समराइज किया। संजीव सर, मुझे थोड़ा सा इससे आगे आप बात बताएं कि ये बात सही है कि नैरेटिव्स का गेम होता है या जो भी है, लेकिन एक बात साफ है, जो राघवेंद्र जी ने शुरुआत की थी और आज का हमारा मूल मुद्दा था, योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज भाषण दिया है, संगठित अपराध और एक सोच, महिला सुरक्षा हो या संगठित अपराध हो, बड़े माफिया का खात्मा हो, इस बात को जचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई, इस काम को करने में भी कुछ हद तक कामयाब हुई। प्रवीण जी, पहली बात तो ये कि आज के वक्त में जब भी आप चुनाव में जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है, ये मत सोचिए कि दल बदल कोई मुद्दा है, ये मत सोचिए कि महिला का सुरक्षा कोई मुद्दा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा महत्वपूर्ण ये है कि जिस राज्य में, हालांकि ये बेहद खतरनाक है, लेकिन ये नया चाचा परखा एक फॉर्मूला आया है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार हो, वो महिलाओं के झोली में पैसे निकाल के डाले। ठीक इलेक्शन के समय नाक के नीचे बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले गए, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोला, और बाकी के 1,90,000 आएंगे आपके खाते में। जिस भी महिला के खाते में ये पैसे गए, अपने तो वोट दी ही, पूरे परिवार को सचेत की कि खबरदार किसी और को वोट देना दो, इसी को देना, 1,90,000 रुपये बाकी है। हमने देखा असम के मामले में, हमने देखा 40 लाख महिलाओं के खाते में 9,000 रुपये डाले गए ठीक इलेक्शन से पहले, और उसका भी असर देखा। आप कोई हमसे ये पूछे कि बंगाल में क्यों नहीं असर किया? बंगाल में भी पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि बंगाल में लंबे समय से पहले से पैसे दिए जा रहे थे, इसलिए वो कारगर नहीं रहा। रोजाना संजीव जी, एक रिपोर्ट आई है, बंगाल में 30 लाख महिलाओं को पैसे दिए गए हैं जो भारत की ही नहीं है। अब बोल लेने दीजिए ना, क्यों परेशान क्यों हो रहा है? मैं अब ये चर्चा समाप्त होते हुए आप मुद्दा उठा रहे, तो तमिलनाडु में भी चला। तमिलनाडु में आज से थोड़ी चल रहा, जयललिता जी तो इसकी जनक रही, आम आदमी पार्टी ने इस पर जीता। अब बीजेपी क्यों पीछे पीछे खड़ी रहेगी? जब सब कर रहे हैं तो बीजेपी ने भी करा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा ये एक ऐसा ये इस पे होती है ना संजीव जी, हम आप कई बार चर्चा करते हैं, ये फ्री बीज जो है, रेवड़ियां जिनको कहते हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती है हमारी अर्थव्यवस्था, और ये सरकारें भी जानती हैं, लेकिन क्या करें, काम चल रहा है या इससे काम बन रहा है तो सभी इस्तेमाल। हेमंत सोरेन को देखिए, हेमंत सोरेन को फायदा हुआ ना, वहां पर लाडकी बहना का महाराष्ट्र में हो रहा है, तो इधर हेमंत सोरेन को अपनी योजना का फायदा हो रहा है। हमने पार्टिकुलर किसी स्टेट की बात नहीं की, हम किसी पार्टी की भी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला है जहां पे जो सरकारें पहले से है, ये लाभ उनको मिलता है। हम जाके लगातार आपसे वायदे करेंगे कि हम इतना देंगे, पार्टी सरकार में आएगी तब मिलेगी, जो है वो उसने दे दिया। ठीक है, मुझे समझ में आया कि अभी चुनाव जीतने के लिए हम नैरेटिव, महिला वोटर्स और अपराध मुक्त होना, ये उत्तर प्रदेश को अगर लेते हैं तो उसमें अपराध मुक्तता। बहुत क्विक कमेंट पूजा जी आपका चलते चलते इस नैरेटिव में भारतीय, अभी जो मैंने कहा था वही बात, फिर आप कहेंगे कि बीजेपी वाली बात है, लेकिन इस नैरेटिव में बीजेपी आगे है। देखिए, ये लगता है कि नैरेटिव में बीजेपी आगे है, पर जो आज जो धरातल की सच्चाई है, जो व्यक्ति परेशान हो रखे हैं, हाँ, ये नैरेटिव को डिनाई नहीं किया जा सकता और डिनाई करेंगे भी नहीं हम, पर धरातल पे रह करके जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और जनता की क्या मंशा है, वो क्या चाहती है। अगर जनता की मंशा भाजपा को भी पता है, पर भाजपा बार बार उस जनता की मंशा को डिनाई करते हुए बार बार वो चाहती है कि हम उसी गेम को खेले जो हमने 2017 में खेला हुआ था या 2022 में खेला हुआ था। लेकिन अब जनता देख चुकी है, आपको 2 पंचवर्षीय देखने के बाद में जनता सेम गेम पे आपके मानने वाली सेम गेम यानी क्या? सिर्फ राघवेंद्र जी, हिंदुत्व आपका सबसे बड़ा एजेंडा रहने वाला है? बहुत क्विक सर। हिंदुत्व का एजेंडा भी, नहीं देखिए, हिंदुत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। हाँ, हम लोग जो है
हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के, हिंदू धर्म के विषय को लेकर के हम लोग रक्षात्मक रहते हैं। हम लोग कभी आतंकवादियों के तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये लोग वही भूल कर रहे हैं जो पिछले 10 वर्षों ठीक है, वो तो पुरानी बात होगी। राघवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर। पूजा जी, राघवेंद्र जी, आपसे फिर बात होगी। डॉक्टर संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मालवीय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में मेरे साथ जुड़े। बात इंडिया की में आज इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।